आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है, वो होती है 1175 किलो जूल पर मोल। तो मैं यही बात तुम्हें बता रहा हूं कि टॉप टू बॉटम जैसे साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है अमंग द होल अमंग होल ग्रुप। पूरे ग्रुप में से सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी जिनोन की है। अब मैं बात करता हूं जिनोन की। तो जिनोन की जब मैंने बात की तो जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेटेड है वो है 1170 किलो जूल पर मोल, और ऑक्सीजन उसी के साथ उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1175। यानी कि देखो, अगर हम यहां से अंदाजा लगाएं तो यहां से हमें यह अंदाजा लगा कि एक्चुअल में जिनोन की ऑक्सीजन से भी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक साइंटिस्ट थे, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है आपका। एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट, एन बार्टलेट, नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक रिएक्शन की बेसिकली जिनोन और पीटीएफ6 की, और उन्होंने उसके कंपाउंड्स बनाए जिनोन के। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि इनर्ट होती है, इनर्ट गैसेज है ये, तो इनके कोई कंपाउंड्स नहीं बनते, बट फिर भी नील बार्टलेट ने जिनोन के कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की, जिनोन की कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की नील बार्टलेट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नील बार्टलेट ने जिनोन के और पीटीएफ6 के कंपाउंड कैसे बनाए। ठीक है, कैसे इतने सारे कंपाउंड्स बन गए जिनोन के और पीटीएफ6 के। जैसे जिनोन के काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एक्सीएफ2, एक्सीएफ4, एक्सीएफ6, एक्सीओ2एफ2, एक्सीओएफ4 एटसेट्रा। पहली बात, जिनोन जो कंपाउंड्स बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इन्हीं के साथ बनाता है, बाकी किसी के साथ नहीं बनाता। अब सबसे पहली बात हमें पता चली कि ये कि जो नील बार्टलेट साइंटिस्ट थे वो एक्चुअल में जो उनका वर्क था वो वर्क कर रहे थे ऑक्सीजन के ऊपर और पीटीएफ6 के ऊपर। उनका जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वर्क था वो ऑक्सीजन और हेक्साफ्लोराइड, प्लेटिनम के ऊपर था, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के ऊपर वर्क था। तो उनको क्या ऑब्जर्वेशंस मिली कि ऑक्सीजन जो है पीटीएफ6 के साथ कंपाउंड बना लेता है, और उस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो पीटीएफ6 है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और ये एक रेड कलर का कंपाउंड बनता है। ठीक है, उन्होंने ये सोचा और उनको ये बात इंस्पायर करी, इंस्पायर भी की ये बात, और उन्होंने ये सोचा भी कि जब जिस O2 के साथ पीटीएफ6 रिएक्ट कर रहा है, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1175 है, और उनके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का डाटा था, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये ऑक्सीजन पीटीएफ6 के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिसकी 1175 किलो जूल एनर्जी है, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो जिनोन जिसकी 1170 किलो जूल आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो क्या वो नहीं कर सकता रिएक्ट? तो उन्होंने इसका एक एक यू कैन से एक ट्राई किया, उन्होंने जिनोन और पीटीएफ6 के साथ एक ट्राई किया कंपाउंड बनाने की। और जैसे उन्होंने कंपाउंड बनाने का ट्राई किया तो जिनोन के भी कंपाउंड्स एक्चुअल में फॉर्म हो गए। तो जिनोन पीटीएफ6 कंपाउंड भी फॉर्म हो गया, रेड कलर का कंपाउंड ये भी फॉर्म हो गया। तो ये कंपाउंड बनाया जब नील बार्टलेट ने, तो एक्चुअल में जिनोन के और बाकी कंपाउंड्स भी बनाने का एक मेथड मिला कि एक्चुअल में जिनोन अगर पीटीएफ6 के साथ रिएक्ट कर सकता है तो औरों के साथ भी, और फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, या ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, या ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो इससे उन एक दरवाजा खुल गया जिनोन के कंपाउंड्स का। तो जिनोन के काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं जी, तो जिनोन के काफी सारे कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, तो अब हम उनके बारे में रीड करेंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक्चुअल में व्हाट इंस्पायर्ड नील बार्टलेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन जिनोन एंड पीटीएफ6। तो पहले है कि जिनोन अमंग ऑल द नोबल गैसेस ओनली जिनोन कैन फॉर्म कंपाउंड एंड ओनली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बिकॉज ऑक्सीजन फ्लोरीन ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर इसके एग्जांपल्स लिख रखे हैं, फिर ये बातें लिख रखी है जो मैंने अभी बताई कि नील बार्टलेट वाज एक्चुअली वर्किंग विद ऑक्सीजन एंड पीटीएफ6 and he succeeded in making a compound red color that is O2 positive PTF6 negative, and he knows by the data that O2 की ionization enthalpy 1175 है और xenon की 1170 है, so he made an effort for xenon and PTF6 and by chance he succeeded, that is xenon plus PTF6, xenon plus PTF6 negative। अब इस डिस्कवरी के बाद जिनोन और फ्लोरीन के और बहुत सारे कंपाउंड्स बने, जैसे कि अब हम पढ़ते हैं पहला कंपाउंड। अब हमने इनकी प्रिपरेशंस पढ़नी है और इनकी रिएक्शंस को हमने याद रखना है। जैसे जिनोन अगर एक्सेस में लिया जाए और F2 लिया जाए, रिएक्ट किया जाए,
तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है XCF2 की। अगर जिनोन को F2 के साथ 1/5 की रेशियो में लिया जाए, यानी कि अगर ये 100 ग्राम तो ये 500 ग्राम, इस रेशियो में लिया जाए तो ये XCF4 बनता है। अगर रेशियो जो कर दी जाए वो 1/20 की कर दी जाए तो ये XCF6 बनता है। तो ये तीनों रिएक्शंस है। अगर जिनोन एक्सेस में है तो जिनोन F2, अगर जिनोन और F2 1:5 की रेशियो में है तो XCF4, और अगर जिनोन और F2 1:20 की रेशियो में है तो XCF6। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनोन के कंपाउंड बनते हैं, एक आधा कंपाउंड क्रिप्टॉन का भी होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है। क्रिप्टॉन का एक ही कंपाउंड होता है KrF2। ये कैसे बनता है? क्रोमियम क्रिप्टॉन प्लस फ्लोरीन 469 केल्विन के टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे और लाइट की प्रेजेंस में KrF2 बनते हैं। चलो इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, ये अलग है हमारे पास, ये एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, बस हम इनकी बात करेंगे। जिनोन की तीनों रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए। पहली रिएक्शन जिनोन PtF6 के साथ क्या बनाएगा, फिर जिनोन की F2 के साथ जिनोन F2, जिनोन F2 1:5 की रेशियो में F4, जिनोन F2 1:20 की रेशियो में F6। इसके बाद एक रिएक्शन है जो सीबीएसई 2012 में आई, वो रिएक्शन थी XCF4 की। XCF4 प्लस O2F2 से क्या बनेगा, तो XCF4 प्लस O2F2 से XCF6 प्लस O2 बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअल में कंप्लीट द रिएक्शंस के अंदर आती है बेसिकली। इसके बाद हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स। तो ये जिनोन फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस है हमारे पास है। तो जिनोन फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस आपकी स्क्रीन पे दी हुई है, और इसको याद करने का एक तरीका मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो हमारे पास ना यहाँ पर ना 4 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले ना आप इस रिएक्शन को याद करो। अगर आपको ये रिएक्शन याद हो जाती है जो XCF4 वाली है, तो आप XCF2 वाली रिएक्शन भी याद कर पाओगे और XCF6 वाली भी कर पाओगे बड़ी इजीली। उसको कैसे याद करना है, आपने लिखना है पहले XCF4, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर ऐड करना है उसमें। अभी बैलेंस की जरूरत नहीं है, बाद में बैलेंस करेंगे। इसके बाद आपने 4 प्रोडक्ट्स आपको याद रखना है कि XCF4 4 वाले कंपाउंड में जो प्रोडक्ट भी बनते हैं वो 4 ही बनते हैं टोटल। तो टोटल यहाँ पर प्रोडक्ट भी बनेंगे जो वो 4 बनेंगे। तो 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 प्रोडक्ट्स। यहाँ पर 4 वाले कंपाउंड में 4 ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब दूसरी बात, आपने इन प्रोडक्ट्स को ना लाइन वाइज याद रखना है। क्या मेरी ये हिदायत है तुम लोगों को, ये मेरी तुम लोगों को बता रहा हूं मैं एक बात, इंपॉर्टेंट बात, कि इनको लाइन वाइज ही याद रखना है आपने, जिस तरह लिखे हुए हैं। कैसे, एक सजेशन भी है ये Xc प्लस HF। अब उसका वो क्यों लाइन वाइज याद रखना है वो भी बता दूंगा मैं। O2 प्लस XCO3, ठीक है। तो क्या है XCF4 प्लस वाटर में, ये एक्चुअल में हम कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हम XCF4 की वाटर के साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और इसमें F4 के केस में टोटल 4 ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो वो 4 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनको लाइन वाइज याद रखना है। एक Xc, एक HF, एक O2 और एक XCO3। Xc HF O2 XCO3, Xc HF O2 XCO3, 2-3 बार रिवाइज करोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो XCF4 में टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। वो 4 प्रोडक्ट्स कौन से, Xc HF O2 और XCO3। उसके बाद आपने करनी है XCF2 की रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस XCF2 की। तो जब आपने XCF2 की हाइड्रोलिसिस करनी है तो पहले 3 प्रोडक्ट लिख देने हैं, पहले 3 Xc HF और O2। और जब आपने करनी है XCF6 की, F6 में आपने लिखना है 2 और 4 प्रोडक्ट, एक 2 और एक 4। तो अगर आपको ये याद है तो आप पहली दोनों रिएक्शन, जो दूसरी 2 रिएक्शंस बचती है उन दोनों को आप बड़े आसानी से लर्न कर पाओगे। बाकी काम आपका है बैलेंस करने का, तो बाकी आपने बैलेंस करना है। देखो दोबारा बताता हूं, हमारे पास हमें याद रखनी है XCF4 की रिएक्शन वाटर के साथ। तो जब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक बनेगा Xc, एक बनेगा HF, एक बनेगा O2 और एक बनेगा XCO3। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपने हाइड्रोलिसिस करनी है XCF2 की, तो XCF2 की हाइड्रोलिसिस में आपने पहले 3 प्रोडक्ट लिख देने हैं, Xc HF और O2। काफी बार पेपर में पूछे गए हैं ये, इसको सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना, और इसको सीरियसली याद करना इसको। और XCF6 के लिए दूसरा और चौथा प्रोडक्ट यानी कि HF प्लस XCO3। ठीक है। अब ये जो XCF6 है, XCF4 है, XCF2 है, ये सब इनकी क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। मेरी बात समझ गए जी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब इस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ना मैं सिर्फ तुम्हें XCF6 की बात बताऊंगा। XCF6 में
3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं HCF6 में। अब इसके बाद मैं जो रिएक्शन कर रहा हूं वो कंप्लीट की जगह मैं कर रहा हूं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देखो जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमने करनी है वो सिर्फ HCF6 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमने करनी है। तो HCF6 यहां पर भी मैं लिख देता हूं HCF6। इसमें मैंने 1 वाटर का मोल डाला, इसमें मैंने 2 वाटर के मोल डाले। तो 1 वाटर और 2 वाटर और 3 वाटर, 3 वाटर के केस में बनता है HF, इस केस में भी HF बनेगा और इस केस में भी HF बनेगा। देखो अगर तुम्हें याद करने के लिए HCF6 की रिएक्शन जो हाइड्रोलिसिस के साथ है उसमें एक प्रोडक्ट कॉमन है, तो एक प्रोडक्ट वही रहेगा। बाकी अगर 1 वाटर का मॉलिक्यूल है तो बनेगा HCOF4 और अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल है तो बनेगा HCO2F2 और अगर 3 वाटर के मॉलिक्यूल है तो बनेगा HCO3। तो ये 5 रिएक्शंस आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इन पांचों के अलावा कोई नहीं पूछी जाती, पर ये पांचों जरूर पूछी जाती है। ये पांचों रिएक्शंस में क्या है हमारे पास, सबसे पहली रिएक्शन, पहली 3 रिएक्शन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है और अगली दोनों रिएक्शन सिर्फ पार्शियल हाइड्रोलिसिस है और वो भी सिर्फ HCF6 की। तो पहली रिएक्शन HCF4 के साथ है, दूसरी HCF2 के साथ, तीसरी HCF6 के साथ और बाकी दोनों पार्शियल हाइड्रोलिसिस है HCF6 की। तो सब में HCF6 वालों में सब में HF 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 बनेगा और जब 1 वाटर का मॉलिक्यूल है यानी कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो XOF4 बनेगा, जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल है तो बनेगा XCO2F2 और जब 3 वाटर के मॉलिक्यूल है तो बनेगा XCO3। जब HCF2 वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कंप्लीट है तो बनेंगे 3 प्रोडक्ट और HCF4 के साथ बनेंगे 4 प्रोडक्ट। उनको आपने लाइन वाइज याद रखना है। तो लाइन वाइज यानी कि Xc प्लस HF प्लस O2 प्लस XCO3 और HCF2 में 3 प्रोडक्ट बनेंगे Xc प्लस HF प्लस O2। तो ये चीज आपको अच्छे से लर्न रखनी है, इस चीज को आपको अच्छे से लर्न रखना है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने लर्न। तो जब हमने हाइड्रोलिसिस कर ली, पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी कर ली, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी कर ली, उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ जिनोन कंपाउंड्स। तो जिनोन और जिनोन के कंपाउंड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स हमने करने हैं, जैसे XCF2। तो XCF2 का स्ट्रक्चर लीनियर शेप होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर शेप होती है और ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलरली। 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं, 2 एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन एग्जिस्ट करते हैं। तो लीनियर शेप याद रखनी है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह XCF4 की जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह XCF6 की होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह होता है XCOF4 के अंदर ऑक्सीजन एक एक्सियल पोजीशन पे, एक एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर है, बाकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे चारों फ्लोरीन, स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2 बना लेने हैं कॉपी में सभी। नेक्स्ट है XCO2F2 में XC जो 2 एक्सियल पोजीशन पे और 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे एक लोन पेयर। तो ये हमारे पास थोड़ा बेंट भी हो जाता है, ये इसको के शेप बोलते हैं हम लोग। और एक XCO3 ये पिरामिडल शेप का होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सभी के सभी जिनोन के कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने बनाने हैं जरूर। तो XCF2, XCF4, XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, XCOF4 स्क्वायर पिरामिडल, XCO2F2 के शेप और XCO3 पिरामिडल शेप। इसके बाद बात करेंगे हम जिनोन के फ्लोराइड्स की। तो जिनोन के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो दोनों तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके मतलब वो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और वो फ्लोराइड आयन को डोनेट भी कर सकते हैं। तो वो डोनर का काम भी करते हैं, वो एक्सेप्टर का काम भी करते हैं। ये ना पेपर में आया भी हुआ है, CBSE 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, रिएक्शन पूछी गई है। देखो जो पहली दोनों रिएक्शन दी गई है उसमें जो जिनोन के फ्लोराइड्स है वो डोनर का काम कर रहे हैं, यानी कि वो फ्लोराइड आयन को डोनेट कर रहे हैं। तो डोनेट करेंगे, देखो जरा कैसे करेंगे, XCF2 प्लस PF5। तो ये F को यहां से डोनेट कर देगा, तो यहां डोनेट करेगा तो इसके पास क्या बचेगा, XCF पॉजिटिव और इसको इसने गेन कर लिया तो ये बन गया PF6 नेगेटिव। इसी तरह XCF4 SbF5 के साथ XCF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव। इसी तरह जैसे इन्होंने डोनेट किए वैसे ही XCF6 वाला जो जिनोन फ्लोराइड है वो एक्सेप्ट भी कर लेता है मेटल फ्लोराइड से। मेटल फ्लोराइड जैसे सोडियम फ्लोराइड, तो सोडियम फ्लोराइड एक डोनर का काम करेगा और जिनोन फ्लोराइड यहाँ पर एक्सेप्टर का काम करेगा। तो यहाँ से फ्लोराइड आयन इस तरफ जाएगा,
तो ये बनेगा, जो लूज करेगा वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, जो गेन करेगा वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा। तो इसने लूज किए तो Na पॉजिटिव पहले आ गया, XeF7 नेगेटिव बाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। तो जिनोन फ्लोराइड दोनों तरीके से काम करता है, ये फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट भी करता है, ये फ्लोराइड आयन को डोनेट भी करता है। आगे है जी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। देखो हमने एक हाइड्रोलिसिस की है XeF6 की, ये पार्शियल, तो इससे बनते हैं XeF6 के XeFOF4 बनता है, XeF6 से XeO2F2 बनता है। तो एनसीईआरटी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जब हमने इसको स्टडी किया, हमने इसको ऑब्जर्व किया और स्टडी किया, तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मिली कि एक्चुअल में जिनोन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। जिनोन का या किसी भी और एलिमेंट का जितना ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में है, उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट में है। तो डेफिनेटली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। इसके अंदर क्या कहा हमने कि एक्चुअल में ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन वही आ गया हमारे पास कि रेडॉन गैस को डिफिकल्ट क्यों है स्टडी करना। तो रेडॉन गैस को डिफिकल्ट इस वजह से है क्योंकि उसकी वो रेडियो एक्टिव होता है, उस वो एमिटिंग, वो इट कीप्स ऑन एमिटिंग रेडिएशन, वो रेडिएशंस को एमिट करता रहता है, जिससे उसको स्टडी करना काफी डिफिकल्ट है। जैसे हाफ लाइफ उसका 3.82 डेज का होता है। आगे बढ़ते हैं जी यूजेस के बारे में। यूजेस हमने सिर्फ इसी ब्लॉक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमने पढ़ने हैं। तो जैसे हीलियम है, हमने अभी भी पढ़ा भी है ये कुछ दिनों पहले ही सॉल्यूशन चैप्टर में, कि हीलियम का जो यूज है वो सी डाइविंग ऑपरेटर्स के अंदर यूज किया जाता है। 11.7% हीलियम यूज की जाती है और बाकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है। हीलियम को हम बैलून्स को फिल करने में भी यूज करते हैं मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस में। हीलियम को हम गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज करते हैं। हीलियम को हम क्रायोजेनिक एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। क्रायोजेनिक एजेंट होता है जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लो टेम्परेचर पर टेक्स प्लेस करते हैं, तो उनको क्रायोजेनिक बोलते हैं। तो उसमें भी हीलियम गैस को यूज किया जाता है। और हीलियम गैस को हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को, जो कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स एनएमआर और एमआरआई सिस्टम के अंदर आते हैं काम। तो एनएमआर होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और एमआरआई होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इनके अंदर जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस और मेंटेन करने के लिए भी हीलियम गैस का यूज होता है। तो ये सारे हीलियम गैस के यूज थे। इसके बाद नियॉन गैस है। नियॉन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब, बल्ब फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा मोबाइल की शॉप्स पे या कोई भी डिस्प्ले शॉप पे बड़े-बड़े वो बैनर्स लगे होते हैं, बड़ी-बड़ी वो जो डिस्प्ले बोर्ड्स लगे होते हैं, उनमें लाइट होती है डिस्प्ले बोर्ड्स में, तो वो रात को लाइट जलती है। तो उनके अंदर भी हम नियॉन गैस को यूज करते हैं। वो नियॉन गैस एक्चुअल में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और बल्ब्स के अंदर यूज की जाती है। इसको बोटेनिकल गार्डन्स और ग्रीन हाउस गैसेस में भी काम करते हैं, उसको यूज करते हैं। वहां पर भी ये पर्पसफुल वे के लिए हम इसको यूज करते हैं नियॉन गैस को। आर्गन है। आर्गन को भी हम इनर्ट एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे काफी हाई टेम्परेचर के प्रोसेसेस है, जैसे वेल्डिंग प्रोसेस है, इसके अंदर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए आर्गन गैस को यूज करते हैं। बाकी लैब्स के अंदर हैंडलिंग द सब्सटेंस व्हिच आर वेरी एयर सेंसिटिव, उनको हैंडल करने के लिए भी हम आर्गन गैस को यूज करते हैं। इसके बाद क्रिप्टॉन और जिनोन के कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट यूजेस नहीं है। बाकी क्रिप्टॉन को हम लोग माइनर स्कैप लैंप जरूर कहते हैं। तुमने देखा होगा कुछ मूवीज में भी देखा होगा या कहीं पर जो माइनिंग होती है, जैसे जो जो कोयले की माइनिंग होती है, गोल्ड की माइनिंग होती है, तो उनमें जो भी मजदूर है या जो भी इंजीनियर है, वो जब भी माइनिंग करता है तो माइनिंग करते वक्त उसको एक कैप डालता है। तो वो जो कैप होती है, उस कैप के ऊपर एक लाइट होती है पर्टिकुलरली, तो वो लाइट भी जल जाती है जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो वहां पर स्विचिंग स्विचिंग होती है। तो उस लाइट के अंदर बेसिकली क्रिप्टॉन गैस होती है। तो इसको माइनर कैप लैंप भी बोला जाता है, कि कैप के लैंप के तौर पे यूज की जाती है क्रिप्टॉन। अच्छा, बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है 2-3, वो हमने करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस का लार्ज एटॉमिक रेडियस क्यों होता है। तो लार्ज एटॉमिक रेडियस इसी वजह से होता है क्योंकि इनके पास वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, और वीक वंडरवॉल फोर्सेस होने के कारण से इनका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है। बाकियों के पास कोवलेंट रेडियस होते हैं, और वंडरवॉल रेडियस कोवलेंट रेडियस से काफी ज्यादा मतलब साइज में बड़े होते हैं, जिस वजह से सिर्फ इनके पास वंडरवॉल रेडियस होने के कारण इनका साइज बढ़ता है।
अगला है, कौन सा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो ClO नेगेटिव एक इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है, उसके साथ क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसका आंसर होता है ClF। इसका आंसर अभी कुछ दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इट इज अ लेविस बेस आल्सो। तो ये आपको आंसर कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा जब आप इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ोगे। तो ये इंटर हैलोजन हैलोजन का और नोबल गैसेस का दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है इसका, व्हाई हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग ऑपरेटर्स। हीलियम को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हीलियम एक बहुत बढ़िया डाइल्यूएंट होता है ऑक्सीजन के लिए। और क्यों होता है? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर काफी ज्यादा कम होती है। तो बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, इट इज यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन। सो इट इज यूज्ड इन मॉडर्न डाइविंग ऑपरेटर्स। मॉडर्न डाइविंग ऑपरेटर्स में इस वजह से इसको, मॉडर्न डाइविंग ऑपरेटर्स में इस वजह से इसको यूज किया। तो ये था जी हमारा पर्टिकुलरली आज का लेक्चर।